11 दिसंबर 1978 शिकागो के डेस प्लेन्स में रहने वाला 15 साल का रॉबर्ट पीस्ट वहाँ की एक लोकल फार्मेसी में पार्ट टाइम जॉब करता था। उस रात जब वो टाइम पे घर नहीं पहुँचा तो उसकी मॉम उसका पता करने के लिए उसी फार्मेसी में जाती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि रॉबर्ट तो करीबन 9 बजे यहाँ से निकल गया था और अभी तक तो उसे घर पहुँच जाना चाहिए था। ये सुनकर रॉबर्ट की माँ और ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बेटे का कुछ भी पता ना चलने पर वो दुखी होकर वापस अपने घर लौट जाती है। रॉबर्ट का अचानक से यूँ गायब हो जाना पूरी पीस्ट फैमिली को चिंता में डाल देता है। आज उसकी मॉम का बर्थडे था और काम पर जाने से पहले उसने अपनी मॉम से कहा था कि वो आज रात उनके बर्थडे पे उन्हें एक सरप्राइज़ देने वाला है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रॉबर्ट बिना किसी को इन्फॉर्म किए कहीं चला गया हो। खैर, जब अगले दिन भी रॉबर्ट का कुछ पता नहीं चलता तो उसके मॉम और डैड दोनों पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं। इसके बाद पुलिस जब उसे ढूंढना स्टार्ट करती है तो उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस के सामने एक नया ही चैप्टर ओपन हो जाता है, जो कि पूरे अमेरिका को दहला कर रख देता है। आखिर रॉबर्ट के गायब होने की असली वजह क्या थी, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस विच रिवॉल्व्स अराउंड द किलर क्लाउन। 12 दिसंबर 1978 रॉबर्ट पीस्ट की मिसिंग रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, जिसके लिए वो लोग सबसे पहले फार्मेसी में जाकर वहां के लोगों से पूछताछ करते हैं। पुलिस 11 तारीख को उस फार्मेसी में आए सभी लोगों की एक लिस्ट तैयार करती है। इसी बीच किम बायर नाम की एक लड़की जो कि रॉबर्ट के साथ उसी फार्मेसी में काम करती थी, वो पुलिस को बताती है कि रॉबर्ट अपने लिए नया काम ढूंढ रहा था और इसके लिए वो एक कॉन्ट्रैक्टर से भी मिलने वाला था, जो कि उस दिन उस फार्मेसी में भी आया था। इसके बाद उस लिस्ट में मौजूद सभी लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करी जाती है और ऐसा करते हुए पुलिस के सामने एक नाम हाईलाइट होता है और वो था जॉन वेन गेसी का, जो कि कॉन्ट्रैक्टर था और किम इसी के बारे में पुलिस से बात कर रही थी। दरअसल जॉन गेसी को 1968 में एक टीनेजर लड़की को फिजिकली करने के लिए कुछ साल जेल में काटने पड़े थे। जॉन गेसी की क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए पुलिस का सबसे पहला शक उस पर जाता है। जैसे ही पुलिस उससे पूछताछ करने उसके घर जाती है तो वो उनसे बात करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि आज उसके किसी क्लोज वन की डेथ हुई है और इसीलिए वो पुलिस से कोई बात नहीं कर पाएगा। अगले दिन यानी कि 13 दिसंबर को जॉन गेसी खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जब उससे रॉबर्ट पीस्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि इस नाम के वो किसी भी लड़के को नहीं जानता और ना ही उसने उसे कोई जॉब ऑफर करने की बात कही है। वो उस दिन फार्मेसी गया जरूर था, लेकिन अपने काम के लिए। दरअसल फार्मेसी के ओनर उसे रेनोवेट करवाना चाह रहे थे और इसी बारे में डिस्कस करने के लिए वो उस दिन फार्मेसी गया था। उसकी ये बात सुनकर एक ऑफिसर उससे कहता है कि अगर ये बात है तो हमें तुम्हारे घर की चेकिंग करने दो और अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बच जाओगे। लेकिन गेसी ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा करने की परमिशन तुम्हें कभी नहीं देने वाला, जिससे पुलिस का शक उस पर और बढ़ने लगता है। इसके बाद पुलिस कोर्ट से उसके घर का सर्च वारंट लेकर जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। चेक करने पर उसके घर से पुलिस को 1975 की एक हाई स्कूल रिंग, हैंडकफ्स, टॉयज, गिफ्ट मैगजीन्स, एक स्टोर रिसीट, 2 ड्राइविंग लाइसेंस जो कि उसके नहीं थे और एक जैकेट मिलती है जो कि देखने में गेसी के साइज की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। साथ ही पुलिस को वहाँ एक क्रॉल स्पेस भी नजर आती है। जैसे ही एक ऑफिसर वहाँ नीचे उतरता है तो उसे वहाँ गंदगी और कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। अगर आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन है कि ये क्रॉल स्पेस क्या होता है तो आपको बता दूं कि ये चीज़ आपको इंडियन हाउसेज में नहीं दिखेगी, लेकिन बाहर के देशों में घरों के नीचे एक अनफिनिश्ड एरिया छोड़ दिया जाता है जिसकी हाइट लगभग 20 से 40 इंच के बीच रहती है। क्रॉल स्पेस को मेनली इसीलिए बनाया जाता है ताकि घरों को मॉइस्चर से बचाया जा सके। साथ ही घर की वायरिंग और प्लम्बिंग सिस्टम को भी यहीं पर इंस्टॉल किया जाता है। खैर, इसके बाद पुलिस उसके घर से मिली सारी चीज़ों को लेकर पुलिस स्टेशन वापस आ जाती है। पुलिस को पूरा यकीन था कि हो ना हो रॉबर्ट के गायब होने के पीछे जॉन गेसी का ही हाथ है, क्योंकि जो चीजें उन्हें गेसी के घर से मिली थी वो उन्हें गेसी पर शक करने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसलिए पुलिस अब जॉन गेसी के हर मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस जानती थी कि जॉन कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो कभी ना कभी कोई गलती जरूर करेगा और उस दिन वो पकड़ा जाएगा। एक ही दिन में जॉन ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि पुलिस उस पर नजर रखे हुए है और इसीलिए वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा था जिससे वो पकड़ा जाए। वो कई दिनों तक पुलिस को यूं ही चकमा देता रहा, ऐसा करके मानो वो ये साबित करना चाह रहा था कि सारी सिचुएशन उसके अंडर कंट्रोल है।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जॉन गेसी के लिए काम करने वाले 2 लड़के ऑलरेडी मिसिंग है, जिसमें पहला नाम था ग्रेगरी गॉडजिक का, जिसे लास्ट टाइम 11 दिसंबर 1976 में जॉन गेसी के साथ ही देखा गया था, और दूसरा लड़का था जॉन बटकोविच, जो 31 जुलाई 1975 से मिसिंग था। कोई नहीं जानता था कि गेसी के लिए काम करने वाले ये दोनों लड़के अचानक से कहां गायब हो गए। इसके साथ पुलिस को एक और चीज पता चलती है कि जो स्कूल रिंग उन्होंने गेसी के घर से रिकवर करी थी, दरअसल वो जॉन जिक नाम के एक 19 साल के लड़के की थी, जो कि पिछले 1 साल से लापता था। रॉबर्ट को गायब हुए अब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन उसे ढूंढने में पुलिस नाकाम हो रही थी। 19 दिसंबर 1978 पुलिस गेसी की कंपनी में काम करने वाले एक लड़के डेविड क्रैम को पूछताछ के लिए बुलाती है, जहां डेविड से पूछा जाता है कि क्या तुमने कभी गेसी को गुस्सा करते या फिर किसी से झगड़ा करते हुए देखा है। डेविड कहता है कि गेसी को गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब उसने मुझे एक बार अपने घर की क्रॉल स्पेस में खुदाई करने को कहा था, तो मैंने गलती से उस जगह खुदाई ना करके किसी दूसरी जगह खोदना शुरू कर दिया था। ये देखकर गेसी एकदम बौखला गया था और गुस्से में वो मुझे मारने की धमकी भी दे रहा था। उसे ऐसा बिहेव करता देख मैं खुद हैरान था कि आखिर इतनी छोटी सी बात को लेकर वो इतना पागल क्यों हो रहा था। ये सुनते ही पुलिस एक बार फिर से गेसी के घर जाकर उसे अच्छे से चेक करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस घर की क्रॉल स्पेस में जरूर कुछ ऐसा है जिसे गेसी उनसे छुपाना चाह रहा था। 21 दिसंबर 1978 गेसी अपने एक फ्रेंड से मिलकर अपने घर की ओर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में एक गैस स्टेशन पर वो अपनी गाड़ी रोकता है और वहां खड़े एक लड़के से मैरिजुआना बाय करता है। ये सब करते हुए पुलिस ऑफिसर उसे दूर से नोटिस कर रहे थे। फाइनली गेसी ने वो गलती कर दी थी जिसका पुलिस इतने टाइम से वेट कर रही थी। इसके बाद गेसी को मैरिजुआना रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल ये वो टाइम था जब मैरिजुआना अमेरिका में पूरी तरह से इलीगल थी, ना उसे कोई बेच सकता था और ना ही कोई खरीद सकता था, और जो भी ऐसा करता पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती थी। अब जॉन पुलिस की हिरासत में था और उधर रॉबर्ट के पेरेंट्स और उसके साथ फार्मेसी में काम करने वाली किम बायर की हेल्प से पुलिस को पता चलता है कि जो जैकेट उन्हें गेसी के घर से मिली थी वो दरअसल रॉबर्ट की ही जैकेट थी, जिससे ये अब साफ हो चुका था कि 11 दिसंबर की रात रॉबर्ट गेसी के घर पे मौजूद था और उसके गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। इसके बाद पुलिस सर्च वारंट लेकर एक बार फिर गेसी के घर जाती है और इस बार वो लोग घर के क्रॉल स्पेस को अच्छे से चेक करने वाले थे। जैसे ही उनमें से एक ऑफिसर वहां नीचे जाता है तो वो उस जगह को अच्छे से चेक करने लगता है और तभी उसे एक जगह गीली मिट्टी नजर आती है जहां उसे ढेर सारे रेड वॉर्म्स दिखते हैं। वो ये देखकर हैरान था कि आखिर इतने सारे रेड वॉर्म्स यहाँ पर क्या खाने के लिए इकट्ठा हो रखे हैं। इसके बाद जैसे ही वो उस जगह को खोदना शुरू करता है तो उसे वहां एक कंकाल नजर आता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपने बाकी साथियों को भी नीचे आने को कहता है। पुलिस यहाँ रॉबर्ट पीस्ट को ढूंढने के लिए आई थी। उन्हें रॉबर्ट तो नहीं मिला, लेकिन उनके हाथ एक कंकाल लग चुका था जो कि रॉबर्ट का तो नहीं था, क्योंकि उसे गायब हुए सिर्फ 10 ही दिन हुए थे और एक बॉडी इतना जल्दी डिकम्पोज नहीं हो सकती, जिसका मतलब ये था कि ये बॉडी किसी और की थी। जिसके बाद पुलिस वहां और खुदाई करती है तो उन्हें वहां 2 और बॉडीज मिलती हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी पुलिस वाले शॉक में थे, क्योंकि ये उनके लिए किसी डरावने सपने जैसा था। वहीं पुलिस स्टेशन में जॉन गेसी को जब इस बारे में बताया जाता है तो वो एक लंबी सांस लेता है। गेसी समझ चुका था कि वो अब चारों तरफ से घिर चुका है और उसके पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो पुलिस को बताना शुरू करता है कि उसने अपना पहला मर्डर जनवरी 1972 में टिमोथी मैककॉय नाम के लड़के का किया था। एक्चुअली गेसी बाइसेक्सुअल था और उसने ये राज सबसे छुपा कर रखा था, क्योंकि 70s के टाइम पे गे या फिर बाइसेक्सुअल होना एक टैबू माना जाता था और सोसाइटी के डर से उसने पब्लिकली कभी ये चीज एडमिट नहीं करी थी। खैर 2 जनवरी की रात को गेसी शिकागो बस स्टैंड पे जाता है, जहां उसकी नजर टिमोथी मैककॉय पर पड़ती है, जो कि अपनी बस का वेट कर रहा था। गेसी उसके पास जाता है और उसे मैनिपुलेट करके अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। खैर इसके बाद ये दोनों गेसी के घर पहुंचते हैं, जहां वो सीधा उसे अपने गैराज में लेकर जाता है। रात को गेसी और टिमोथी दोनों अपने प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही गेसी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि टिमोथी एक नाइफ लेकर उसके सामने खड़ा था। ये देखकर वो डर जाता है और खुद को बचाने के लिए टिमोथी पर अटैक कर देता है और उससे वो नाइफ छीनकर वो उसे टिमोथी के आर पार कर देता है। टिमोथी को मारने के बाद जैसे ही वो गैराज में बने किचन में जाता है तो वो देखता है कि टिमोथी ने 2 जनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। असल में टिमोथी गेसी को मारने के लिए चाकू लेकर उसके सामने नहीं खड़ा था। दरअसल वो सुबह जल्दी उठ गया था और उसे करीब 10 बजे बस स्टैंड के लिए भी निकलना था। जिसके बाद उसने अपने और गेसी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया और जैसे ही वो गेसी को ब्रेकफास्ट के लिए उठाने गया तो उसके हाथ में किचन नाइफ देखकर गेसी डर गया और उसने बिना सोचे समझे उसकी जान ले ली। खैर इसके बाद उसने बड़ी सफाई से उसकी बॉडी को अपने घर की क्रॉल स्पेस में दफना दिया था
इतना बड़ा कांड करने के बाद भी उसे कोई गिल्ट नहीं हो रहा था, उल्टा उसे ये सब करने में मजा आ रहा था। अगले 2 साल तक गेसी शांत रहता है और फिर ईयर 1975 में काम करते हुए उसके एक एम्प्लॉय टोनी को पैर में चोट लग जाती है। एक रात वो उसका हालचाल पूछने के लिए एक वाइन की बोतल लेकर उसके घर जाता है। टोनी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ साथ प्रो रेसलर भी था और गेसी अक्सर उसे रेसलिंग के लिए चैलेंज करता रहता था। उस रात भी वो दोनों टोनी के घर पे एक रेसलिंग का मैच करते हैं और अचानक से मौका देखकर गेसी टोनी के दोनों हाथों को हथकड़ी लगाकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद गेसी जैसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो पीछे से टोनी किसी तरह उस हथकड़ी को खोलने में कामयाब हो चुका था। गेसी के वापस आने पर टोनी रेसलिंग का एक दांव लगाकर इस बार उसे नीचे गिरा देता है और उसके दोनों हाथों को उसी हथकड़ी से बांध देता है। जिसके बाद गेसी हंसते हुए टोनी से कहता है कि तुम सही में एक अच्छे रेसलर हो और आज मुझे हराकर तुमने ये बात साबित कर दी है। ऐसा कहकर वो ये प्रिटेंड करना चाह रहा था कि वो बस टोनी का एक टेस्ट ले रहा था और टोनी को भी उस पर कोई शक नहीं होता। उस दिन टोनी की किस्मत अच्छी थी कि उसने टाइम पर अपने हाथ पर बंधी हथकड़ी को खोल लिया, नहीं तो उसका हाल भी उस रात टिमोथी जैसा ही होने वाला था। खैर, इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद 31 जुलाई को गेसी की कंपनी में काम करने वाला जॉन बटकोविच अचानक से गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता था कि वो अचानक से कहाँ चला गया। उस टाइम पे जब उसके बारे में गेसी से पूछा गया तो उसका कहना था कि अक्सर लड़कों को जब दूसरी जगह कोई अच्छा काम मिल जाता है तो वो बिना बताए काम छोड़कर चले जाते हैं। ये कहकर वो इस केस से अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन सच तो ये था कि उस रात गेसी उसे अपने घर ले गया था। दोनों ने गैराज में बैठकर एक साथ ड्रिंक करी और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हुए थे। इसके बाद वो बटकोविच के साथ एक मैजिक ट्रिक करता है जिसमें वो पहले अपने दोनों हाथों को हथकड़ी से बांधकर एक ट्रिक का यूज करके उस हथकड़ी को खोल देता है और फिर वो सेम चीज उसे ट्राई करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बटकोविच अब गेसी के ट्रैप में फंस चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर वो एक रस्सी से उसका गला काटने लग जाता है, जिससे थोड़ी ही देर में जॉन बटकोविच की जान चली जाती है। इसके बाद गेसी उसी गैराज में एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर उसे वहीं दफना देता है। गेसी को इस काम में अब मजा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो कुछ भी कर ले लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद गेसी अक्सर बस स्टैंड पे जाता, टीनेज लड़कों को देखकर उन्हें अप्रोच करता और फिर उनका भरोसा जीतने की कोशिश किया करता था, जिसके बाद उन्हें किसी तरह बहला फुसला कर वो अपने घर ले जाता, जहां वो उनके साथ गलत काम करने के बाद उन्हें मारकर अपने घर के नीचे ही गाड़ दिया करता था। ये सब जानने के बाद पुलिस एक बार फिर गेसी के घर पे खुदाई शुरू करती है, जहां खुदाई करने पर उन्हें 12 और बॉडीज उसके घर से मिलती हैं, जिसमें से एक बॉडी माइकल बोनिन की थी जो कि पिछले 2 साल से मिसिंग था। उसके गायब होने के कुछ दिन बाद उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल करी थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया था और आज 2 साल बाद उसकी बॉडी को गेसी के घर से रिकवर किया गया था, जिसका मतलब ये था कि गेसी ने उसे भी अपना शिकार बनाया था। गेसी की एक आदत थी, वो अपने सभी विक्टिम्स की एक चीज अपने पास रख लेता था ताकि उसे उनके बारे में याद रहे। जैसे ही गेसी के घर पे इतनी सारी बॉडीज मिलने की बात मीडिया तक पहुंचती है तो ये जानकर पूरा शिकागो हिल चुका था। पुलिस को अभी भी रॉबर्ट पीस्ट की नहीं मिली थी और जब वो उसके बारे में गेसी से पूछते हैं तो वो बताता है कि वो उस घर में नहीं है, बल्कि उसने उसकी बॉडी को एक नदी में फेंक दिया था। दरअसल 11 दिसंबर के दिन जब गेसी रेनोवेशन का काम देखने के लिए उस फार्मेसी में गया तो उसकी नज़र रॉबर्ट पीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो उससे बातचीत करता है और उसे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर भी देता है। रॉबर्ट ने ये बात अपने एक फ्रेंड किम बायर को बताई थी कि वो आज छुट्टी के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलने वाला है। जब वो शाम को गेसी से मिलने उसके घर गया तो गेसी ने उसके साथ भी वही किया जो वो अपने बाकी विक्टिम्स के साथ करता आ रहा था। रॉबर्ट की जान लेने के बाद जब अगले दिन पुलिस उससे पूछताछ करने उसके घर आई थी तो उस वक्त रॉबर्ट की बॉडी उसके घर पर ही थी, जिसके बाद उसने पुलिस से झूठ बोलकर थोड़ा टाइम मांगा था और इसी चीज का फायदा उठाकर वो उस रात रॉबर्ट की बॉडी को एक नदी में फेंकाया था। धीरे धीरे उसके घर में मिलने वाली बॉडीज का नंबर बढ़ता ही जा रहा था और आसपास के सभी लोग जिनका कोई अपना मिसिंग था वो पुलिस स्टेशन पहुंच रहे थे ताकि वो उन बॉडीज की पहचान कर सकें। पुलिस अब जानना चाह रही थी कि आखिर अभी और कितनी बॉडीज मिलना बाकी हैं और उन्हें उसने कहाँ दफनाया है। जिसके बाद गेसी अपने घर का एक मैप बनाता है और उस पे वो अपने घर की उन जगहों को मार्क करता है जहां उसने लोगों को मार के दफनाया हुआ था। इसके बाद पुलिस उसकी बताई हुई जगहों पर खोदना शुरू करती है और फिर एक एक करके उसके घर से 14 और बॉडीज मिलती हैं। पहले की 15 और इस बार की 14 बॉडीज को मिलाकर पुलिस को गेसी के घर से टोटल 29 बॉडीज अभी तक मिल चुकी थी। इसके बाद गेसी पुलिस को बताता है कि उसने सिर्फ रॉबर्ट पीस्ट को नदी में नहीं फेंका था, बल्कि उसने 3 और लड़कों को, जिसमें पहले का नाम था जेम्स, दूसरे का फ्रैंक और तीसरे का टिमोथी और रुकी,
उसने इन तीनों लड़कों को भी उस नदी में मारने के बाद फेंक दिया था, जिसका मतलब ये था कि उसने टोटल 33 लड़कों को अपना शिकार बनाया था। और जैसे ही ये खबर बाहर आई तो इससे पूरा अमेरिका दहल गया था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई केस नहीं था जिसमें किसी ने इतने ज्यादा लोगों की जान ली हो। ये केस इसीलिए भी ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि जॉन गेसी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का एक मेंबर था, और उसके अरेस्ट होने से कुछ टाइम पहले आप उसकी ये फोटो देख सकते हो, जिसमें वो उस टाइम के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की वाइफ रोजलिन कार्टर के साथ खड़ा है। इसी बीच जब गेसी पुलिस कस्टडी में था तो उसके लॉयर की रिक्वेस्ट पे गेसी के कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिए गए थे, जिनमें डॉक्टर्स ने ये पाया कि गेसी ASPD यानी कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, जिसका सबसे बड़ा रीजन था गेसी का बचपन, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने डॉक्टर्स को बताया कि 17 मार्च 1942 में इलिनॉय स्टेट के शिकागो में उसका जन्म हुआ था। फ्रॉम द एज ऑफ 4 गेसी वाज वर्बली एंड फिजिकली बाय हिज फादर, लेकिन इसके बावजूद गेसी अपने फादर को एडमायर करता था और वो बड़ा होकर उनके जैसा ही बनना चाहता था। लेकिन उसके फादर हमेशा उसकी इंसल्ट करते और उसे कहते कि वो एक नंबर का बेवकूफ है जो एक लड़की की तरह बिहेव करता रहता है। 7 साल की उम्र में उसे एक फैमिली फ्रेंड द्वारा भी किया गया था, लेकिन अपने फादर के डर से उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। गेसी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अक्सर बीमार रहने लगा, जिसकी वजह से उसे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई थी। जब वो बीमार था तब भी उसके फादर उसे कंटिन्यूसली पोक करते रहते, क्योंकि उन्हें लगता था कि गेसी बीमार होने की एक्टिंग कर रहा है ताकि उसे आसानी से लोगों के अटेंशन और संपत्ति मिल सके। गेसी अपने फादर से तंग आ चुका था और जैसे ही वो 18 साल का हुआ तो वो घर छोड़कर लास वेगस चला जाता है। वहाँ से एक मॉर्चुरी में काम मिलता है, लेकिन वो इस काम से खुश था क्योंकि अब उसे अपने फादर के ताने सुनने को नहीं मिल रहे थे। एक दिन जब वो काम पे नाइट शिफ्ट कर रहा था तो वो धीरे धीरे कॉफिन की ओर बढ़ता है, जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी। गॉड नोज कि उसके दिमाग में ऐसा क्या आया जो वो उस कॉफिन के अंदर उस बॉडी के साथ लिपट कर सो गया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन गेसी इस चीज को एंजॉय कर रहा था। अगले दिन जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो इस बात से खुद भी कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद वो इस जॉब को क्विट करके वापस शिकागो चला जाता है। वहाँ वापस जाकर वो एक बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेता है और ईयर 1963 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसे एक शू कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब मिल जाती है। इसी बीच उसकी मुलाकात वहाँ मार्लिन मेयर से होती है, जो कि उसी के डिपार्टमेंट में काम करती थी। दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और ईयर 1964 में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद दोनों आयोवा स्टेट के वाटरलू शहर में मूव हो जाते हैं, जहाँ गेसी अपने फादर इन लॉ के बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद वो वहाँ जेसीज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, जो कि 18 से 40 साल के लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो लोगों को एक बेटर लीडर और एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती थी। बेसिकली जॉन गेसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाना चाहता था। ईयर 1967 ये वो साल था जब गेसी को अपने ही दोस्त के एक टीनेज बेटे को अपोज करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जैसे ही उस पर यह आरोप साबित हुआ तो मर्लिन उसे डाइवोर्स देकर उससे अलग हो जाती है। इस शादी से उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से वो उनसे कभी मिल नहीं पाया। जेल में 2 साल काटने के बाद उसके अच्छे बिहेवियर को देखकर उसकी बाकी की सजा माफ कर दी जाती है। लेकिन जब वो शिकागो में अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि दिसंबर 1969 में उसके फादर की किडनी फेलियर की वजह से मौत हो गई थी। उसे इस बात का दुख था कि वो अपने फादर के लास्ट टाइम पे उनके साथ नहीं था। इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ डेस प्लेन्स नाम की एक जगह पे घर लेकर रहने लगता है, जहां वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहा था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और जुलाई 1972 में गेसी अपनी एक स्कूल फ्रेंड कैरोल होफ से दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन ये शादी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और ईयर 1976 में गेसी और कैरोल दोनों डाइवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी बीच गेसी ने अपनी जॉब को क्विट करके अपनी खुद की एक कंपनी बनाई थी, जहां वो अक्सर यंग लड़कों को ही रिक्रूट करता था और इन 4 सालों में गेसी 2 लोगों की जान भी ले चुका था, जिसके बारे में कैरोल को कोई भी आइडिया नहीं था। डाइवोर्स के बाद अब गेसी को रोकने वाला कोई नहीं था और उसके बाद उसने एक के बाद एक कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच गेसी एक क्लाउन क्लब भी ज्वाइन करता है, जहां वो कई सारे चैरिटी इवेंट्स में एक क्लाउन की तरह ड्रेसअप होकर बच्चों को एंटरटेन किया करता था। उस टाइम लोग ये बात नहीं जानते थे कि उस हार्मलेस क्लाउन के चेहरे के पीछे एक ऐसा मॉन्स्टर छिपा है जो लड़कों को अपना शिकार बनाता है। इसके 1 साल बाद यानी कि ईयर 1980 में जॉन गेसी के अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। सारे सबूत और गेसी की खुद की स्टेटमेंट से ये साफ हो चुका था कि उन सभी 33 जनों को उसी ने मारा था, जिसके बाद जूरी गेसी की मेंटल हेल्थ को एकदम साइड करके उसे मौत की सजा सुनाती है।
और फाइनली 9 मई 1994 के दिन उसे लीथल इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे उसकी जान चली जाती है। लेकिन लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो क्राइम गेसी ने किया था उसकी कंपैरिजन में जो सजा उसे मिली वो बहुत आसान थी। खैर, गेसी को तो सजा मिल चुकी थी, लेकिन उसने जो जख्म लोगों को दिए थे, लोग चाहकर भी उसे कभी भुला नहीं पाए। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।